नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी दूर में अजीत पवार गुट की बैठक होने वाली है। मीटिंग के लिए अब तक अजीत गुट के 12 विधायक पहुंचे हैं। वहीं अजीत पवार का यह कहना है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, उनके संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में जो भी विधायक आ रहे हैं सबके हलफनामे पर हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, सबके साइन लिए जा रहे हैं। वहीं कुछ देर के बाद शरद पवार की एक अलग बैठक होगी। अजीत गुट की बैठक में 12 विधायक अब तक पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में अजीत पवार गुट की बैठक शुरू होगी। तो हम पता बोल नहीं सकते, आपको पहले भी संख्या ऑलरेडी 42 लोगों ने लेटर दिया है, सबको पता है। अभी इधर आने के बाद आपको सभी को पता चल जाएगा कि एक्चुअल कितने हैं करके। आप किसके समर्थन में? हालांकि हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन क्या पवार शरद पवार के साथ हैं? पवार साहब हमारे दिल में है। पवार साहब के बारे में सबके लिए दिल में बहुत सारे चीज है, लेकिन अजीत दादा जो है वो कार्यकर्ता में जो है, अजीत दादा काम करने का तरीका सभी को अच्छा लगता है। अजीत दादा का जो लोगों को कार्यकर्ता जुड़े वो तरीका सबको अच्छा लगता है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है और ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता अजीत दादा के नेतृत्व में आने का काम। दो गुट में, जैसे शिवसेना 2 गुट में बट गई है। हम चाहते हैं कि एक हो जावे। शायद लगता है कुछ भी हो सकता है, कल बात करके साहब भी मान लेंगे। हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अजीत दादा के साथ साहब भी आवे, तो हम कार्यकर्ता सबके लिए ये बात अच्छी होगी। धन्यवाद सर। और इसी खबर पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। आलोक मेहता सर हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। दिल्ली से हमारे साथ मनोहर केसरी और राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक, जो वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर अजीत खेमे की इस समय बैठक चल रही है, सभी चेहरे दिख रहे हैं। शरद पवार भी वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर नजर कोई नहीं आ रहा है तो वो है सुप्रिया सुले। क्या ये मान के चलें कि ये पूरी जो लड़ाई है वो उत्तराधिकारी कौन होगा उसी पर बेस है? बिल्कुल आशीष, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल सही कहा। जब से उसी दिन से तय हो गया था, जिस दिन से जब सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया गया था, को बनाया गया था, तभी से सर अजीत पवार को लगने लगा था कि भाई यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली है और मुझे हमेशा हाशिए पर रखा जाएगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यही कारण है कि उन्हें पता है, एक बात समझना होगा। देखिए आशीष, उन्हें पता है कि किस तरीके से जो जनसंख्या देख रहे हैं यहाँ पर, यानी जो इनके कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं, वह हुजूम यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं कि यही उन्हें पता था अजीत पवार को कि उनके साथ भारी पैमाने पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और यही कारण है कि इसी आधार पर, इसी तरह से वह भारी पैमाने पर लोगों के साथ उमड़ पड़े मैदान में। हमारे साथ अमोल जाधव जी मौजूद हैं, इनके बड़े सपोर्टर हैं, अजीत पवार के बड़े नेता हैं। क्या कहेंगे अमोल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अजीत पवार वर्सेस शरद पवार हो गया? अजीत पवार हो या पवार साहब हो, दोनों लोक नेता है और उनकी अहमियत आज देख रहे हैं आप कि अजीत दादा का काम बोलता है। और अजीत दादा के साथ में जो लोग हैं उनकी काम की वजह से, उनकी जबान की वजह से, उन्होंने एक बार जबान दी तो वो पूरे कर देते हैं और उनका काम ही हमेशा उनके साथ में खड़ा है। वही आज यहाँ पे दिख रहा है। इसके लिए आज जो पब्लिक यहाँ पे आई है उसी भरोसे पे यहाँ पे आई है कि दादा का जो जिस तरीके से आप, अगर एक सवाल है कि शरद पवार तो कह रहे हैं कि हमारा नाम यूज मत करो, हमारा फोटो यूज मत, लेकिन उसके बावजूद यहाँ यूज किया जा रहा है। क्या शरद पवार नेता आपके हैं? नहीं, इसका पार्टी का अंतर्गत मामला है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये जो है वो बड़े नेताओं का काम है। हम सिर्फ सपोर्टर है, पवार साहब के सपोर्टर है, अजीत दादा के सपोर्टर है और वो हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। और क्या किससे सपोर्ट कर रहे हैं? आप कहाँ से हैं? हम लोग यवतमाल महाराष्ट्र यहीं से है। तो क्या, कौन आपके नेता, कौन शरद पवार साहब? सब है। कितने मिले सर? आप क्यों चिंता करते हो? बैठक बुलाई है सर। सर शरद पवार ने बैठक बुलाई है, यहाँ पे अजीत पवार ने बैठक बुलाई। क्या एनसीपी 2 गुटों में बट गई है सर? प्रफुल्ल पटेल सर, प्रफुल्ल पटेल सर। कितना तुम्हारा? साइड बड़े संख्या में यवतमाल से भी आई हुई है, पूरे यवतमाल से और उसी प्रकार पूरे महाराष्ट्र से इस जगह महिलाएं उपस्थित हुई है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे जयंत पाटिल साहब, इन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं पर अन्याय किया,
पवार साहब ने उनको कई बार बताने के बावजूद भी हम जैसे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिलो जान से झगड़ रहे थे, रास्ते पर उतरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, हम लोगों के साथ अन्याय जयंत पाटिल साहब ने किया है और इस सब के लिए अजीत दादा के साथ में हम हैं, क्योंकि अजीत क्या सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है? वो उस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे नेता अजीत दादा है, हम अजीत दादा के दादा है। आप कहाँ से? मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तालुका शिंदेगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रमुख। मैं अभी अजीत दादा को सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में आज का जो माहौल देखा जाए, तरुण युवा पीढ़ी जो भी है अजीत दादा के पीछे है। आज के समर्थन लगभग 25 आमदारों का अभी तक मिल चुका है। डॉक्यूमेंट्री के साथ आगे लगभग 10 तो 15 आमदार आने की संभावना है अजीत दादा के लिए, इसलिए उनको वक्त लग रहा है। उनके साथ में उनकी एंट्री भी होने वाली है। अजीत दादा है महाराष्ट्र के पावरफुल नेता में जाने जाते हैं और अजीत दादा इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लगातार आशीष, लगातार लोग यहाँ भीड़ उमड़ पड़ रही है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंच से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मंच पर इंतजार है। तो अजीत पवार का कुछ तमाम जो नेता हैं, यहाँ पे मंत्री है, वह इस जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हैं। इंतजार किया जा रहा है, अजीत पवार का इंतजार किया जा रहा है, प्रफुल्ल पटेल का। जैसे यहाँ पर आते हैं मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देखिए नजारा देखिए, जो भीड़ देखिए, यह भीड़ जो आप देखिए कि भीड़ बताने के लिए काफी है कि अजीत पवार कितने पॉपुलर महाराष्ट्र में हैं, कितने उन्हें लोग लगातार चाह रहे हैं। यहाँ पे इतना भीड़ का इतना यहाँ पे इसे मिला लगा हुआ है। इस तरह से मांद्रा के मिट्टी में जो लीलावती अस्पताल के ठीक सामने है, इस जगह पर लोगों का इतना मिला लगा हुआ है, या से देख के कोई समझ सकता है कि अजीत पवार कहीं न कहीं आज पहले दिन इस तरह सक्सेस साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो पब्लिक के सामने क्या वह सभी विधायकों को लाते हैं या फिर वह और दिन इंतजार करते हैं। लेकिन आज तमाम विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हमारे पास करीबन 40 विधायक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अजीत पवार आने के बाद कुछ विधायक उनके साथ आने वाले हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। आशीष, शरद पवार एक बड़े राजनीतिक, महाराष्ट्र की सियासत में बड़े नाम, बड़े जमीनी नेता, और आज की तारीख में उनके टक्कर का उतना बड़ा नेता कोई नहीं है। सर, आपको लगता है कि बिना शरद पवार की मर्जी के ये सारी चीजें हो रही होंगी या बिना उनकी सहमति के? देखिए, आप आशीष मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं आशीष जी, आलोक सर, ये सवाल आपसे था। जी जी हाँ आशीष जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये ऊपर से लड़ाई तो होगी दोनों पाले में, जो कबड्डी में होता है कि आप इस पाले में भी, और मान लो उसी में से 2 टीम बना दी जाती है। आप कुछ बात कहते हैं, हम कुछ बात कहते हैं, एक टीम 2 टीम की तरह जब काम करते हैं तो शरद पवार इस पाले में भी है, उस पाले में भी है, और इसलिए उनको जानकारी तो थी ही कि भाई अजीत पवार इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। वो सुप्रिया सुले को जरूर चाहते हैं कि वो उत्तराधिकारी परिवार और पार्टी का नेतृत्व तो उनके हाथ में रहे, और इसलिए ये लड़ाई महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले कहीं नहीं है अभी, तो वो तो राष्ट्रीय राजनीति में रहना चाहती है, उनको रखना भी चाहते हैं शरद पवार अपने स्थान पर। इसलिए हम गारंटी तो हम पूरा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सही है प्रफुल्ल पटेल का आना, और आपके अभी हम इस शो में पहले कह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल को निष्कासित करना शरद पवार। सर, क्या उसी समय ये भूमिका बन गई थी क्या जिस समय प्रफुल्ल पटेल को निष्कासित किया गया था? अब दल बदल कानून भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा, राज्यसभा सांसद है, हो सकता है कल को हम उन्हें कैबिनेट में देख लें। जी, हमने, आपको यदि याद हो तो 2 दिनों से मैं सबसे पहले जब निष्कासन हुआ तो मेरी प्रतिक्रिया यही थी कि ये तो उनको बचा दिया गया। इसका मतलब है वो पूरी रणनीति के तहत, अच्छा जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया या पहले उपाध्यक्ष बनाया गया, तो जब लीगल लड़ाई में भी वो कहेंगे कि भाई हमारे पास पद था, इस अधिकार के तहत हमने सबको इकट्ठा किया, और हम तो आज भी पार्टी या शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। तो आप तो चूंकि लीगल राइटर हैं आशीष जी, इसलिए आप भी इस बात से भी सहमत होंगे कि कानूनी लड़ाई में भी अभी बहुत पेच रहेंगे। इसलिए लड़ाई कानून की होगी, व्यवहारिकता की होगी, और दोनों पालों में रह करके कितना सत्ता का लाभ मिल सके। शरद पवार ये तो चाहते ना, अजीत पवार भी यदि जेल जाए, वो शरद पवार नहीं चाहते। आलोक सर, रोकूंगा, अजीत पवार टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
अजीत पवार को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, मीटिंग स्थल पर पहुंच गए हैं। आलोक सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं राहुल लाल जी के पास जाऊंगा। अभी ये शक्ति प्रदर्शन है और आप देखिएगा, शायद मुझे तो लगता है ये है कि इस बैठक के बाद कई लोग जाके शरद पवार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मानिए, चूंकि बहुमत तो हम लोगों के पास है, इसलिए ये नाटक चलता रहेगा। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ जैसे नाटक में होता है, ये अजीत पवार एक शब्द भी शरद पवार के खिलाफ नहीं कहेंगे। शरद पवार या सुप्रिया सुले इनके ऊपर व्यक्तिगत यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे और कहें कि जेल भेज दे, यदि सुप्रिया सुले को लगता है कि दल बदल करके और किसी लालच में गए हैं, वो आरोप आज भी वो पक्ष भी नहीं लगा रहा है। इसलिए ये लगता है कि कहीं न कहीं एक मिलीजुली कुश्ती जो होती है वैसा ही कुछ प्रयास है, लेकिन हाँ, जनता उसका आनंद लेती रहे और सत्ता का लाभ मिलता रहे इन दोनों लोगों को। सत्ता का लाभ मिलता हुआ तो दिख ही रहा है, जो उनकी मनोकामना थी वो तो पूरी हो गई अजीत पवार की। हमारे साथ राहुल लाल भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, जैसा आलोक सर कह रहे थे, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि ये नूरा कुश्ती है। इसको नूरा कुश्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। इस हद तक सहमत हूँ कि अगर शरद पवार का जो कद है और जो उनके अनुभव है, उस दृष्टि से उनके पार्टी में इतने बड़े हलचल हो जाए और वो उन्हें पता ना हो, ये बड़ी असंभव वाली स्थिति, क्योंकि एक दिन घटनाक्रम नहीं है। लेकिन मैं यही चीज कह रहा हूँ कि कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का एक मेजर मास्टर स्ट्रोक प्लान हो सकता है शरद पवार जी का। इसलिए कि देखिए, 27 जून को जिस तरह से सीधे सीधे पूरे एनसीपी को टारगेट किया भ्रष्टाचार के मामले में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीधे 2 जुलाई को तमाम वो लोग जो उसके मुख्य आरोपी थे वो कहीं कहीं सत्ता केंद्र में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। अभी हम लोग प्रफुल्ल पट्टी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ईडी में उनकी संपत्तियां अटैच करके रखी हुई है और फिर वो सत्ता में गए हुए। तो एक बीजेपी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर वो कितनी गंभीर है, उस गंभीरता पर ये प्रश्न चिन्ह उठाने का एक प्रयास हो सकता है शरद पवार जी के तरफ से। दूसरा चीज ये कि देखिए कि अजीत पवार क्यों नाम वो उनके विरोध में क्यों बोलेंगे। देखिए, अजीत पवार को यह स्थिति पता है कि वहां पे जो शरद पवार की जो स्थिति है, जो हैसियत है, अगर वो शरद पवार को कुछ भी उनको अगर गलत कहेंगे तो अगले साल चुनाव की स्थिति है, चुनाव के मैदान में भी लोगों को जाना पड़ेगा, स्थायी तौर पर विभाजित ही रह जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में फिर जन समर्थन जुटाने की भी बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने देखा है वो ठाकरे गुट के ऊपर जितना हमला किया गया। आज देख लीजिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के उपचुनाव, टैक्स के चुनाव है, बजट समिति के चुनाव, हर तरफ उद्धव ठाकरे गुट की एकदम बिल्कुल लोकप्रिय जनता की पूरी संस्कृति उनके साथ है। ये स्थिति शरद पवार के साथ बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसलिए शरद पवार तो बिल्कुल सुरक्षित है, इस बात को मान रहा हूँ कि इतने बड़े टूट के बावजूद अगर उनमें पूरे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो अतीत में भी उनकी पार्टी टूटती रहे और फिर से वो जनता से जन समर्थन लेके मजबूत होते रहे। लेकिन यहाँ पे द्विधा की स्थिति में अजीत पवार फंसे हुए हैं। क्या वो अपने विधायकों की पर्याप्त संख्या, जिसका वो दावा कर रहे हैं, जो हम लोगों को अभी तक दिखा नहीं है, क्या आज वो देश के सामने में प्रस्तुत कर पाएंगे उन सभी विधायकों को उनके सामने में? अगर वो नहीं प्रस्तुत करेंगे तो 2019 में भी स्थिति के साथ चलेगा। लेकिन राहुल लाल जी, कुछ समय पहले ये भी खबरें आई थी कि जब शरद पवार ने कुछ विधायकों को फोन किया था तो कुछ विधायक उनसे मिलने भी गए थे और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ विधायक वापस शरद पवार जी के खेमे में चले गए हैं। देखिए, जो विधायक ये समझ रहे हैं कि अगर उन्हें अगले साल के चुनाव में भी उन्हें जनता के बीच में जाना है, वैसे जी राहुल लाल जी, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, सांसद है कांग्रेस के। प्रमोद तिवारी जी, आपका बेहद स्वागत है। प्रमोद तिवारी जी, सीधा सवाल यही आपसे रहेगा, महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत चल रही है और शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार अब एक मीटिंग करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं जी, 40 विधायक तो हमारे साथ में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसका भविष्य क्या होगा? देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ कह दूं, जिस दिन से एनसीपी बनी है जी, उस दिन से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं, जन्मदाता हैं। उन्हीं ने इस पार्टी को खड़ा किया, आज तक चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी जो गुट हटा है उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दे। तो क्या होगा आंकड़ों का खेल, ये तो थोड़ी देर में पता लगेगा।
लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं आपसे कि जब राजनीति में महाराष्ट्र का ये चैप्टर, ये गाथा, ये अध्याय याद किया जाएगा तो गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले पार्टी के जन्मदाता और जिसको लोग गुरु कहते हैं अपनी पार्टी का जी पिता तुल्य, उसके विश्वासघात की कहानी के रूप में याद किया जाएगा। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में शरद पवार जी और अजीत पवार जी एक साथ भी नजर आ सकते हैं? इस बात को लेकर उम्मीद पहले भी हुआ है, कुछ दिन पहले जब इस सरकार बनी थी भाजपा की जी, फिर महाराष्ट्र अघाड़ी हुआ था। तो राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। मैं और वो मेरी पार्टी का मसला नहीं है, महाराष्ट्र अघाड़ी के वो सदस्य हैं, तो मैं अधिकार पूर्वक कैसे बोल सकता हूं क्या होने वाला है। नहीं, लेकिन आप चाहते तो होंगे कि दोनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं तो जरूर ये चाहूंगा कि सभी लोग एक हो जाएं, राजनीति में न जाएं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, हम दो हमारे दो हैं, ये लोकतंत्र को कलंकित जब तक नहीं कर लेगी तब तक मानेगी नहीं। मणिपुर में क्या किया था इन्होंने, निर्वाचित सरकार हटाई। गोवा में क्या किया था जी, महाराष्ट्र में क्या प्रयास किया था, कर्नाटक में क्या प्रयास किया था। तो ये जब तक रहेगी, बहुत से राज्य हैं, जब तक ये पार्टी रहेगी सत्ता में, ये किसी को न एक रहने देगी राजनीतिक दल में, ना किसी घर में, ना किसी मोहल्ले में, ना किसी देश में। प्रमोद जी, जब ठाकरे परिवार में अगर हम बात करें कि शिवसेना में जब बगावत हुई थी, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि एकनाथ जो शिंदे हैं वो वापस आ सकते हैं, और उस समय ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं जी, उद्धव साहब सरकार से निकलना चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं, और एकनाथ शिंदे आज पार्टी पर उनका कब्जा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। क्या इस मामले में भी आपको ये संभावना दिखती है, चूंकि अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो घड़ी का निशान चिन्ह है वो हमारा है, दरअसल ये पूरी पार्टी ही हमारी है? देखिए, मैं उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो उनका एक आंतरिक मामला है, उनके पास कोई अधिकार होगा, उनके पास कोई सूचना होगी, कुछ लोग उनसे मिल रहे होंगे कहीं से, उनको तो बोलने का अधिकार है। मैं तो एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ इतना कहूँगा, ऐसी पार्टियां जो बनती हैं 90% उनकी अकाल मौत हो जाती है। देखिए, अब आप शिंदे गुट को ही देखिए, वहाँ के 3-4 एमएलए ने लिख के दे दिया है कि खतरे की घंटी है। जब हमारा बहुमत था तो इन्होंने क्यों ये जो टूटा हुआ गुट है अजीत पवार गुट को लिया और उसको महत्व दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है ना जी। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं एक राजनीति के विद्यार्थी के रूप में बोल रहा हूँ, पार्टी के अंदरूनी हालात पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं वहाँ क्या हो रहा है शिंदे गुट में। लेकिन भाजपा का अगर आप इतिहास पढ़ें, अकाली दल उसका साथ छोड़ा, शिवसेना बाल ठाकरे साहब जिन्होंने इनको पैर, मैं कहूँगा पैर रखने की जगह दी महाराष्ट्र, उस घर को भी नहीं बख्शा इन्होंने। तो ये पार्टी तोड़कर, इनके पास धन बल है, आज जितना पैसा हम दो हमारे दो का है इन्हीं सब कामों में इस्तेमाल होता है। ये तो आप छोड़िए विधानसभा और की बात, कोई टाउन एरिया नहीं छोड़ रहे हैं, कोई मेयर नगर निगम नहीं छोड़ रहे हैं, जिला पंचायत नहीं छोड़ रही। जहाँ सत्ता में है वहाँ लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और इसी हम लिए हम सारे विरोधी दल एक हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आग लगी है, उड़वा दिया इनके मोदी जी ने, छोटे मोदी हैं एक वहाँ पे सुशील मोदी, कि यहाँ भी वही होने जा रहा है बिहार में। तो नीयत तो साफ है, ये जनता के बीच जाके मुँह दिखाने लायक नहीं है। आज 240 रुपए टमाटर बिका है, 100 रुपए के ऊपर मिर्च बिकी है, बेरोजगारी 40 साल की है, भ्रष्टाचार आसमान पर है, डूबे हैं, आकंठ ही है। तो मुद्दे क्या हैं? जीत का तो नहीं लड़ सकते ना ये ऐसी तोड़फोड़ करते। तो प्रमोद जी, आपका मानना है कि अब महाराष्ट्र के बाद जो अगली तोड़फोड़ होगी वो बिहार में तोड़फोड़ हो सकती है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में भी तोड़फोड़ इसी तरह की राजनीतिक हो सकती है?
मैं दृढ़ता से विश्वास पूर्वक जी। अपने संपर्क के आधार पे, बातचीत करने के आधार पे, बिहार की स्थिति जानने के लिए मेरी अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी जो एमपी हैं उनसे बात हुई, जनता दल के नेताओं से बात हुई। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी, भारतीय जनता पार्टी को ठोकर लगेगी। पहले वो अपना बचा लें, फिर दूसरे की ओर देखें। मतलब बिहार में ये दाल नहीं गलने वाली, जो दाल महाराष्ट्र में गल गई। लेकिन चूंकि आपने शिंदे गुट का जिक्र किया, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हम भी देख रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं या फिर विधायक हैं वो इस बात से नाराज हैं, अजीत खेमे के आने के बाद वो इस बात से नाराज हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं ये खतरे की घंटी है, वो भी इस खतरे की घंटी को बजा रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य क्या होगा इस सरकार का? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जी ये वाक्य यूज कर रहा हूँ, जो होगा मैं डिफेंड कर लूँगा अपने को। जैसे होते नहीं है कुछ लोग हिस्ट्री सीटर, तो मैं अपराध की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र में हिस्ट्री सीटर बन गई है भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित सरकारों को गिराने की। न जाने कितनी सरकारी 3-4 मुकदमे किसी को हो जाते हैं तो हिस्ट्री सीटर बन जाता है। मैं तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, दोहराते हुए कर रहा हूँ कि जितनी सरकारें इन्होंने गिराई हैं तो ये तो लोकतंत्र के रजिस्टर्ड हिस्ट्री सीटर हो गए। लेकिन प्रमोद सर, बीजेपी बार बार ये कह रही है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए देखिएगा, आपके सर के ऊपर जो छत है मजबूत है कि नहीं, गवर्नर किसका है, गवर्नर को निर्देश कहाँ से मिलते हैं, इस राजनीतिक सच्चाई को कौन नहीं जानता। अरे ये भाजपा की अपॉइंटेड गवर्नर थे जिनको राष्ट्रीय जब लोगों में रोष आया तो निकालना पड़ा, जिन्होंने सुबह 6 बजे बुला के एक चैनल को बुला के शपथ दिला दी थी, लिस्ट भी नहीं चेक की थी। जी तो मुझे ये ध्यान में है। गवर्नर है, आपको अच्छी तरह याद होगा जी। उत्तराखंड वाले जो गवर्नर थे उस समय, बाद में डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें हटाना पड़ा। मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगा प्रमोद तिवारी जी, उसके बाद आपको जानू दूंगा कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे मसले पर क्या रहने वाला है? हम पूरी घटना चक्र पे निगाह रख रहे हैं। हम इतना ज़रूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी नहीं होगी। पटना रैली के बाद वो घबराए हुए हैं, उनको लगता है कि अगर ये सब एक हो गए तो लड़ाई हो जाएगी। 32% बनाम 68%, 32% बनाम 68%। जी तो 68% का मुकाबला 32% नहीं कर सकता, इसलिए हर तरकीब पे लगाएंगे ये। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा महंगाई बढ़ाने वाली, बेरोजगारी, हम आपसे कह रहे हैं गिन लीजिएगा इनके इस महाराष्ट्र और बिहार के प्रयास के बाद जो हमारी अगली बैठक होगी विरोधी दल की, विपक्षी दलों की, उसमें संख्या आपको बढ़ी मिलेगी। लेकिन और एक आदमी तो नाराज चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं मिलने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी अध्यादेश को लेकर। देखिए, अध्यादेश पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता सदन राज्यसभा में जितना स्पष्ट उन्होंने बोला है वही व्यवहारिक है, लोकतांत्रिक है। हम अकेले नहीं हैं, हम यूपीए हैं, बहुत से विरोधी दल, मैं दल का उपनेता हूं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बैठ के फैसले लेते हैं। कभी कभी सदन में जो मुद्दा आने वाला होता है उसके पहले 11 बजे सदन होता है, हम 10 बजे निर्णय लेते हैं, 9 बजे निर्णय लेते हैं। हम ये काम नहीं कर सकते, कोई हम एक छोटी सी पार्टी नहीं है कि उस पार्टी को हम फैसला एक आदमी वहाँ ले। हमारे दल के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो हमारे साथी हैं हम उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकते ना, और कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो हमें उनकी सहमत चाहिए होगी ना। तो हम बातचीत, मशवरे, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। नहीं, लेकिन क्या मान के चले प्रमोद तिवारी सर, ये बातचीत जो है वो चल रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फिर ये कहा है कि जो बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की, उस पे पहले भी हम कांग्रेस से उनका स्टैंड पूछेंगे अध्यादेश को लेकर। मैं आपसे कह चुका जो मुझे कहना था, फिर उसी को दोहरा दे रहा हूँ। पटना में जब बात आई थी, जो हमारे सर्वोच्च इलेक्टेड लीडर हैं, उनका जो विचार है उसमें न कुछ जोड़ने की ज़रूरत है,
न उसे घटाने की जरूरत है। वही विचार है कि हम सारे दलों से वार्ता करके इस पर निर्णय लेंगे। प्रमोद तिवारी जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर तो बात की ही, साथ ही बिहार की राजनीति पर भी और उस अध्यादेश की भी बात की जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है अध्यादेश को लेकर। हालांकि अजीत दादा के साथ अभी तो एट प्रेजेंट ही खड़े हैं आपके सामने, अजीत दादा के साथ है। कब आपको पता चला ये होने जा रहा है और आप दुबई से मुंबई आ गए? परसों अटेंड करी, उनकी मीटिंग अटेंड करी, वहाँ पे उनको कांग्रेट्स करा, उनको फ्लावर दिए। थैंक यू। पाठीमागं उभं राहायचंय, थोडं सहकार्य हे आयोजकांना करायचं। सीधी तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां बैठक चल रही है अजीत पवार गुट की। बताया यह जा रहा है कि 20 से ज्यादा विधायक जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक भी कह रहे थे कि कई ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ इस मीटिंग में पहुंचेंगे। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं इस समय मीटिंग में। वो भी है, उनका भी साया रहना चाहिए, लेकिन उनको भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए। अभिषेक, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो इस समय कुल कितने विधायक पहुंचे और क्या अजीत पवार मंच पर आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आवाज आ रही है आशीष, लेकिन अजीत पवार अभी तक मंच पर नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ प्रोग्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां प्रोग्राम होना है उस जगह पहुंच चुके हैं। यानी इस जगह पे देखिए इंतजार किया जा रहा है उनका, सिर्फ वो स्टेज पर आए और प्रोग्राम शुरू हो। देखिए प्रोग्राम का समय 11 बजे का दिया गया, तो 1.5 घंटा लेट चुका लगभग प्रोग्राम। तो उस हिसाब से आपको समझ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम होते कई बार लेट होते हैं, लेकिन अजीत पवार सहित जितने भी उनके मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हर कोई यहाँ पर है। इस जगह पर आकर एक झंडा लहराया गया है, जो एनसीपी का झंडा है, जो कि घड़ी वाला झंडा है। वह झंडा इस वक्त अजीत पवार ने यहाँ पे लहराया और उसका मतलब साफ हो जाता है कि किस तरीके से एनसीपी की पूरी कमान जो लगातार क्लेम कर रहे हैं अजीत पवार, वह अजीत पवार के पास है। यहाँ पर देखिए लगातार जो भीड़ यहाँ पर इस तरीके से उमड़ी हुई है पूरे महाराष्ट्र से। सबसे हैरानी की बात बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि मुंबई से है या ऐसा नहीं कि कोई पब्लिक है, यह जो लोग आप देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, या फिर जो नेता देख रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में हर गली हर कूचे में कोई अगर चाहता है तो अजीत पवार को चाहता है, बात तो मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि अजीत पवार को समर्थन देने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ महिलाएं इनसे जान लेते हैं, जो महिलाएं बल्कि नहीं कहूँगा नेता हैं एनसीपी की। क्या कहेंगे आप, कहाँ की नेता हैं आपकी महाराष्ट्र के? मैं महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री हूँ और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी की जो महिलाएं हमारी है किस तादाद में सारी जगह से आई है। नासिक से, पूना से, नगर से, पालघर से, ठाणा से, मुंबई से। तो आने वाले समय में आपको ये जो ताकत दिख रही है वो बहुत बेहतरीन तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए पहला पाउल है। और जो हमारे जो उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार साहब, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो शरद पवार साहब कह रहे हैं कि हमारा फोटो मत लगाओ, आप नाम यूज मत करो, आप लोगों ने विद्रोह किया, डाका डाल लिया पार्टी में। देखिए कैसा है कि शरद पवार साहब ये हमारे सबके हमारे चहेते हैं। इसके लिए पवार साहब कहेंगे कि हमारे फोटो, लेकिन हमारे लिए मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे लिए आराध्य वही है, तो हम उनका फोटो नहीं डालें, ऐसा हो नहीं सकता। वो कितना मना करे, वो मना करे फिर भी चलेगा। शरद पवार हमारे लिए आराध्य है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं पूना से। अरे पवार साहब के घर से एकदम पवार साहब को जानते हैं? नांदेड़ से है। हाँ, शरद पवार साहब दोनों। लेकिन अजीत पवार साहब, अजीत दादा साहब से क्या अच्छा लगा? अजीत पवार साहब क्या अच्छा लगा कि आप उनके साथ में आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है दादा का। अजीत दादा साहब पवार साहब से उनके जैसा नेता नहीं, हम एक वादा करते हैं अजीत दादा, और हम अजीत दादा के साथ ही जाएंगे सब लोग। देख रहे हैं आशीष की यहाँ पर लगातार लोगों की जो तस्वीरें, जो लोगों की बयान मैं आ रहे हैं, वो वास्तव में लोगों की बातों को भी सुन रहा था, से। तस्वीरों को भी देख रहा था। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी की तस्वीर तो रहनी ही चाहिए और शरद पवार जी की तस्वीर के बिना ये जो पूरा जो सम्मेलन हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, वो अधूरी रहेगी। राहुल लाल जी, आलोक मेहता सर और अभिषेक जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।